हेलो फ्रेंड, जब परीक्षा नज़दीक हो तब यह काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन वाइज मॉक्स लें, ज़्यादा से ज़्यादा फुल लेंथ मॉक्स लें। इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वह होता है टाइम मैनेजमेंट का। ठीक है, आप एक्चुअल एग्ज़ाम में टाइम को आप अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे और लिमिटेड टाइम में जो भी टाइम दिया गया है उस टाइम के भीतर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे और इस तरह से ज़्यादा आप स्कोर गेन कर पाएंगे। ओके फ्रेंड, जो भी मॉक्स आप अटेम्प्ट किए हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सारे क्वेश्चंस का आप एनालाइज ज़रूर करिए। यह नहीं कि आप सिर्फ मॉक्स लेते रह जाएं और एनालिसिस ना करें। बहुत ज़रूरी हो जाता है, जहाँ पर भी डाउट्स होता है, जहाँ पर भी कन्फ्यूज़न होता है, आप अपने मेंटोर्स से ज़रूर गाइडेंस लें। फ्रेंड, हम लोग इस सीरीज़ में क्या ले रहे हैं, जो डेली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंग्रेजी पेपर में क्वेश्चंस आए हुए उसका एक एक एनालिसिस कर रहे हैं। फ्रेंड, ये जो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस मैं कर रहा हूँ वे आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए एक एक क्वेश्चन का आप एनालिसिस ज़रूर देखिए, समझिए और यदि आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगती है तो ऑब्वियसली उसको आपको फॉलो करना है और उसी तरह की चीज़ों को अप्लाई करना है आपके आने वाले एग्ज़ाम में। ठीक है, तो फ्रेंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड, जो पहला क्वेश्चन है इस सेशन का वह है एक्टिव पैसिव वॉइस पर आधारित है। यहाँ पर बताया गया है कि ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस में ऑलरेडी है। क्यों है ये पैसिव वॉइस में? क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब है उस वर्ब में क्या है, बी लगा हुआ है, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, और यही कॉमन स्ट्रक्चर होता है किसी भी पैसिव वॉइस का, बी ज़रूर रहेगा और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। इस सेंटेंस का हमें एक्टिव वॉइस देना है। कैसे देंगे? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यह जानना है कि क्या क्या ज़रूरत होती है पैसिव से एक्टिव वॉइस बनाने के लिए। पहले सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, इसके बाद वर्ब जो होगा वो ट्रांजिटिव इन नेचर होगा, इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट को देना है। ठीक है, और पैसिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हम लोगों का सब्जेक्ट होता है और ये जो है ना योर मनी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट है, तो ये कहाँ जाएगा, ये बाद में जाएगा। ओके, ये योर मनी वो ऑब्जेक्ट के रूप में जाएगा एक्टिव वॉइस में। यहाँ पर तो सब्जेक्ट कौन है, इसका मीनिंग हम लोग समझते हैं कि क्या है, योर मनी कुड बी पुट टू गुड यूज़। आप अपने पैसे को सही इस्तेमाल में रख सकते हैं, सही इस्तेमाल कर सकते हैं पैसे को। ठीक है, कौन कर सकते हैं? ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। सब्जेक्ट के रूप में क्या आ रहा है, यू, है ना। कौन से हम लोग सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, और देखिएगा यहाँ पर सभी में यू एज ए सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, यहाँ तक तो सही है। इसके बाद वर्ब हमें देना है। ओके, वर्ब कौन है, कुड है, और इसके बाद हमें पुट को लगाना। कुड के बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, यू कुड पुट, और इसके बाद ऑब्जेक्ट हम लोगों को देना है। कौन है ऑब्जेक्ट हम लोगों का, योर मनी। ठीक है, योर मनी। फ्रेंड, इतना ही कर लेने के बाद मेरे विचार से आपको ऑप्शंस मिल जाएगा। देखिए कौन इस सेंटेंस से एग्री कर रहा है, ऑब्वियसली यू कुड पुट योर मनी टू गुड यूज़, ये वाला आ रहा है। ये सेकंड वाला क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्ब का गलत यूज़ किया गया है, यहाँ कुड है तो यहाँ शुड का यूज़ कर दिया गया है। और ये सेंटेंस हमारा क्या है कि यह सिंपल टेंस में है, लेकिन यहाँ देखिएगा परफेक्ट टेंस में इसको यूज़ कर दिया गया है, इसलिए ये गलत हो गया। इसके बाद फ्रेंड है कुड का यूज़ हुआ, यहाँ पर कैन का यूज़ कर दिया गया, यहाँ पर वर्ब को ही चेंज कर दिया गया है जो कि गलत है। ठीक है फ्रेंड, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, आपको करना है एक ब्लैंक को फिल करना है। ठीक है, इट वॉज अ वेरी हॉट डे, बहुत ही गर्मी का दिन था, बट द फार्मर कंटिन्यू डैश द फील्ड, किंतु जो कृषक था वह कंटिन्यू रखा। क्या चीज़ कंटिन्यू रखा, यहाँ पर आपको वर्ड का हिंट मिल रहा है, अपना खेत को जोतना कंटिन्यू रखा। ठीक है, जोतना यहाँ कंटिन्यू आ रहा है, कंटिन्यू के बाद आपको एक जेरंड देना पड़ेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, और यह जो है यह फिक्स्ड है कि कंटिन्यू के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम लोग माइंड के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही देते हैं। माइंड मतलब ऐतराज़ करना, जैसे मुझे ऐतराज़ है आपके इस तरह से हंसने से। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे आई माइंड योर लाफिंग लाइक दिस। ठीक है, मुझे वहाँ जाने से ऐतराज़ है, तब कहेंगे आई माइंड गोइंग देयर। मुझे ऐसा करने से ऐतराज़ नहीं है, आई डोंट माइंड डूइंग दिस। ठीक है, तो माइंड के बाद यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं एक जेरेंडर
हमारा यहाँ पर लग रहा है, तो ये फिक्स्ड है। इसके बाद एक और वर्ड आपको याद रख लेना है, एवॉइड। एवॉइड के बाद भी आपको जेरंड ही लगाना है, ठीक है। मैं वहाँ जाने से परहेज़ करता हूँ, तो आप कहेंगे आई एवॉइड गोइंग देयर। ओके, आई एवॉइड टू गो देयर कहते हैं, आई माइंड टू डू इट कहते हैं, तब वो गलत हो जाएगा। और यही कंडीशन कंटिन्यू के साथ भी है। तो आप ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन को नहीं दे सकते हैं, थर्ड ऑप्शन को भी नहीं, फोर्थ ऑप्शन को भी नहीं दे सकते। ये सब इन्फिनिटिव आ गया ना। और यहाँ पर जो है ना टू के बाद प्लॉइंग जो लगाया गया है, तो यहाँ जो टू है एक प्रीपोजिशन है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ही आप आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं। और यहाँ जो लगा हुआ है टू के बाद बी, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए ये इन्फिनिटिव है, ठीक है। ये 3 वर्ड्स एटलीस्ट आपको याद रखना। एक और भी वर्ड आप ज़रूर याद रख ले, रिमेंबर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। रिमेंबर भी अपने बाद एक जेरंड लेगा, ठीक है। मैं आपसे मिला था 10 साल पहले, मुझे याद है। आई रिमेंबर मीटिंग यू 10 ईयर्स अगो, ठीक है। आई रिमेंबर टू मीट यू 10 ईयर्स अगो नहीं कहेंगे वहाँ पर, ओके। तो फ्रेंड, ये जो 4 वर्ड्स है आपको लर्न करना है। कंटिन्यू के बाद जेरंड आता है, माइंड के बाद जेरंड आता है, अवॉइड के बाद जेरंड आता है, रिमेंबर के बाद जेरंड आता है, ओके। इसके बाद का जो प्रॉब्लम है वह है एंटोनिम पर बेस्ड। आपको खोजना है दिए गए वर्ड का एंटोनिम, विलोम शब्द खोजना है। लोक्वेसिस का सबसे पहले मतलब हम लोग समझ ले। लोक्वेसिस का मतलब होता है बहुत बोलने वाला, लोक्वा का मतलब होता है स्पीच, ठीक है। और लोक्वेसिस का मतलब होता है बहुत बोलने वाला, बड़ा बड़ा बात करने वाला नहीं, बस बहुत बोलने वाला, ओके। इसका एग्जैक्ट आपका सिनोनिम हो जाएगा गैरुलस हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट सिनोनिम वॉल्यूबल हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट सिनोनिम टॉकेटिव हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों ही एक दूसरे के सिनोनिम से है, ठीक है, बहुत बोलने वाला। तब ऑब्वियसली एक ही बचा हुआ रेस्टोरेंट, मतलब खुद को थोड़ा नियंत्रित करने वाला को हम लोग रेस्टोरेंट कहेंगे, ठीक है। वह अपनी बात में काफ़ी खुद को रेस्ट्रेंड रखता है, वह समझता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। वो बहुत बात करने में सब कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। तब ये जो है इस वर्ड का एंटोनिम है, ऑब्वियसली यही आंसर हम लोगों का होगा। फ्रेंड, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वह आधारित है सेंटेंस अरेंजमेंट पर, ओके। फ्रेंड, ये जो सेंटेंस अरेंजमेंट है ये थोड़ा डिफरेंट तरह का है। इसमें फर्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस फिक्स नहीं किया गया है। आपको इन चारों ही सेंटेंसेस को लॉजिकली लिंक करना है। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आपको स्टार्टर खोजना होता है, ओके। और जो स्टार्टर होता है वो प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं हो सकता। जो स्टार्टर होता है उसमें ऑल्सो नहीं आ सकता है, उसमें सो नहीं आ सकता है, उसमें देयरफॉर नहीं आ सकता है, ठीक है। उसमें बट नहीं आ सकता है, इस तरह के शब्द नहीं आ सकता है। तो देखिएगा कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें दिस आया हुआ, एक प्रोनाउन का यूज़ हुआ है, इस कारण से ये हम लोगों का स्टार्टर नहीं होगा। ए ऐसे दिया भी नहीं है यहाँ पर। बी भी हमारा स्टार्टर नहीं होगा, क्योंकि बी जो है इस सेंटेंस में आपका जो स्टार्टिंग हो रहा है वो प्रोनाउन से हो रहा है। इसका ऑब्वियसली कोई ना कोई एक नाउन है, जैसे यहाँ पर ऑल्टशुलर, ऑब्वियसली ऑल्टशुलर के लिए ही ये आया होगा, ठीक है। ये एक नाउन है, एक नाउन आपको यहाँ पर दिख रहा है, डॉग ऑल्टशुलर, 2 जगह पे आपको नाउन दिख रहा है। तो ये एटलीस्ट ए और बी नहीं हो सकता है, सी या डी हो सकता है, ओके, सी या डी हो सकता है। तो अब देखते हैं हम लोग कि ये सी हम लोगों का स्टार्टर होगा या डी स्टार्टर होगा। यदि हम लोग इसको लेकर के कन्फर्म हो लेते हैं तब हम लोग क्या है कि 50% कन्फ्यूज़न को हम लोग रिमूव कर चुके रहेंगे, ठीक है। देखते हैं, ऑल्टशुलर हैज़ ऑल्सो एनालाइज्ड। ऑल्सो के कारण से अभी मैंने बताया कि ऑल्सो रहेगा, बट रहेगा, देयरफॉर रहेगा, ठीक है, या कोई प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तब वो हम लोगों का स्टार्टर नहीं हो सकता है। यहाँ पर ऑल्सो आया हुआ इसलिए ये हम लोगों का सी स्टार्टर नहीं हो सकता है। इस कारण से फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला हम लोगों का ऑप्शन सही ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो ऑब्वियसली अब देखते हैं डी को ही, ऑब्वियसली डी ही है। तो इसमें देखिएगा ये जो डॉग ऑल्टशुलर आया हुआ है, ठीक है, ये डॉग ऑल्टशुलर आया हुआ है, इसी के लिए ऑब्वियसली ये ही भी आया होगा, ओके। इसको थोड़ा सा सीधा करके आप लिखिए। कैसे सीधा करके लिखेंगे, ये चूँकि डायरेक्ट नरेशन में है, आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आपको इस सेंटेंस को लिख करके ही समझना पड़ेगा। ऑल्टशुलर हु स्टडीज़
हमिंग बर्ड फ्लाइट सेज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमर्स, इसके बाद फिर इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज्ड। यहाँ पर देख पा रहे फ्रेंड कि ये डॉग ऑल्ट शुलर यहाँ पर सेंटेंस में पहला आ रहा है और इसी के लिए आपका ये बी आ रहा है। ठीक है, इसलिए डी के बाद आपका बी एकदम फिक्स्ड है। ठीक है, और ये हम लोगों का तीसरा में ही यहाँ पर दिख रहा है, ऑब्वियसली यही हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, हालांकि हम लोग अगर एनालाइज और भी थोड़ा करना चाहते तो डी के बाद ए देखते हैं कि क्या वो डी के बाद ए आने के लिए लॉजिकली वहाँ फिट है या नहीं है। पढ़ते हैं, दे आर अ ब्रिज बिटवीन द इंसेक्ट एंड बर्ड वर्ल्ड्स। कौन? हमिंग बर्ड्स के बारे में कहा जा रहा है कि जो हमिंग बर्ड्स है वह कीड़े मकोड़ों की दुनिया और पंछियों की दुनिया के बीच का सेतु है। कौन? हमिंग बर्ड्स है। ठीक है, दिस में एक्सप्लेन वाई हमिंग बर्ड्स प्रोड्यूस सो मच पावर। दिस में एक्सप्लेन, अभी तो यहाँ पर हमिंग बर्ड्स के बारे में ज़्यादा इंट्रोडक्शन दिया ही नहीं गया है, तो फिर ये एक्सप्लेनेशन पर कैसे पहुँच गया। ठीक है, इसलिए डी के बाद हम लोग ए को लॉजिकली यहाँ पर फिट नहीं देख पा रहे हैं, इस कारण से डी के बाद ए नहीं हो सकता है। ओके, आप बी के बाद ए को लीजिए। देखिएगा यहाँ पर बोल रहा है उसने अध्ययन में पाया। ठीक है, ही हैज़ एग्जामिन्ड हमिंग बर्ड्स फ्लैपिंग मोशन, किस तरह से वो अपने पंखों को फड़फड़ाती है। फड़फड़ाने का कनेक्शन आपको नहीं लगता है इस सेंटेंस से निकल रहा है। ठीक है, ये प्रोड्यूस सो मच पावर पर स्ट्रोक मोर पर यूनिट मास देन एनी अदर वर्टिब्रेट। ठीक है, ये जो है यही बेस बन रहा है इस तरह के एक्सप्लेनेशन का, इस कारण से बी के बाद ए आएगा। और इसके बाद फिर ये तो एनालिसिस में पाया, एग्जामिन किया, फिर इस तरह से एनालिसिस करके पाया, ये दो चीज़ें पाया, और साथ ही साथ उसने ये भी एनालिसिस पाया। देखिएगा ऑल्सो, तब इसके बाद लॉजिकली फिट हो रहा है। ऑब्वियसली हर तरह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन ही लॉजिकली लिंक्ड हो रहा है। ओके, इसके बाद फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पर फोकस करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? रिया टोल्ड ऋषभ दैट शी वाज गोइंग टू मुंबई द नेक्स्ट डे। इसका आपको करना है डायरेक्ट स्पीच में, ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच में है। रिया टोल्ड ऋषभ, रिया क्या है? लड़की का नाम है, और ऋषभ लड़का का नाम है। तो सीधा, और दूसरा हम लोगों को ध्यान में रखना कि क्या ये जो सेंटेंस है वह इंट्रोगेटिव तो नहीं है। इंट्रोगेटिव नहीं है क्योंकि दैट का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो सीधा सीधी हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन अभी नहीं देखेंगे फ्रेंड। ओके, रिया सेड टू ऋषभ, ये हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स देंगे। रिया सेड टू ऋषभ सब में है, तो डिसाइसिव रोल कौन प्ले करने वाला है इसके अंदर का? डायरेक्ट नरेशन। ठीक है, रिया सेड टू ऋषभ, और ये शी किसके लिए आया हुआ? रिया, मतलब रिया ऋषभ को बोल रही है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर आई आएगा, तभी तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तब आई यहाँ पर लगाइए आई, और ये ऑब्वियसली एम होगा। ठीक है, एम गोइंग टू मुंबई द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे किसके लिए आएगा? ऑब्वियसली टुमारो के लिए आएगा। टुमारो ही द फॉलोइंग डे में कन्वर्ट होता है, नहीं तो टुमारो ही द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट होता है। तब इतने सारी चीज़ों को देख करके हम लोगों को ऑब्वियसली कौन सटीक आंसर नज़र आ रहा है यहाँ पर? आई वॉज गोइंग, देखिएगा ये पास्ट टेंस में इसको रहने दिया गया और इसको भी नहीं बदला गया, टुमारो को भी नहीं बदला, टुमारो में यहाँ पर नहीं लिखा गया, इसलिए ये गलत हो गया। ओके, अगर वॉज ही रहता यहाँ पर तो देखिए इसका इनडायरेक्ट नरेशन करके देखिए, तब क्या हो जाएगा? रिया टोल्ड ऋषभ दैट शी हैड बीन गोइंग टू मुंबई, इस तरह से हो जाता। हैड बीन, वॉज जो है ना हैड बीन में कन्वर्ट होता है, तो इसका जो मूल सेंटेंस है उस मूल सेंटेंस से फिर इसका मेल नहीं खाएगा, इस कारण से ये गलत हो गया। इसमें दो वजह बना, एक दिन नेक्स्ट डे टुमारो में नहीं कन्वर्ट हुआ और वॉज एम में कन्वर्ट नहीं हुआ। ठीक है, थर्ड में क्या स्थिति है कि आई विल, यहाँ पर तो फ्यूचर इंडिकेटर का यूज़ कर दिया गया है, इसलिए गलत हो गया। तीसरा में भी, लास्ट वाला में भी आप देखिएगा कि इसमें भी फ्यूचर इंडिकेटर का यूज़ कर दिया गया है, वुड का यूज़ कर दिया गया है, जो यहाँ पर नहीं है कहीं भी। ठीक है, तो बचा है ऑब्वियसली सेकंड वाला ही, और सेकंड ऑप्शन ही हर तरह से सेटिस्फैक्टरी है। ठीक है,
इसके बाद फ्रेंड हम लोग इसको देख लेते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन दी ब्लैंक। आपको ब्लैंक में फिल करना है अप्रोप्रिएट ऑप्शन से। आई एम मैच्योर डैश टू टेक माई ओन डिसीजन। मैं मैच्योर हूँ अपने डिसीजन खुद लेने के लिए, ठीक है। तो मैं काफ़ी मैच्योर हूँ, ऐसा हो सकता है। स्टिल जो है फ्रेंड, स्टिल एक एडवर्ब है, स्टिल एक कंजंक्शन भी है, ओके। आई एम मैच्योर स्टिल नहीं, है ना। स्टिल मतलब फिर भी, अब इसका कोई सेंस ही नहीं दे रहा है। आई एम मैच्योर येट, इसका भी कोई सेंस नहीं दे रहा। और येट एक एडवर्ब है और यह नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है, जैसे वह अभी तक नहीं आया, ही हैज़ नॉट कम येट, ठीक है। नॉट वाले सेंटेंस में हम लोग येट का यूज़ करते हैं एडवर्ब के रूप में। और येट एक कंजंक्शन भी है, ओके फ्रेंड। इस कारण से यहाँ कोई सेंस नहीं दे रहा है, इस कारण से ये भी ऑप्शन नहीं होगा। रादर, रादर मतलब होता है थोड़ा ज़्यादा। आई एम मैच्योर रादर, गलत, ठीक है। ये रादर का यूज़ आप सेंटेंस एडजेक्टिव के बाद नहीं कर सकते। आई एम रादर मैच्योर हो सकता है, आई एम द टी इज़ रादर हॉट हो सकता है, लेकिन द टी इज़ हॉट रादर नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो गया। बचा क्या, इनफ। इनफ के बारे में थोड़ा मैं जानकारी दे दूं, हो सकता है इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम्स आ जाए। फ्रेंड, इनफ इज़ एट द सेम टाइम एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब, ठीक है। ये एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों हो सकता है। एडजेक्टिव तब होगा यदि आप इसके बाद नाउन को लगाते हैं। एडवर्ब तब होगा यदि आप इनफ को इनफ के पहले एडजेक्टिव लगाते हैं। आप कहेंगे मेरे पास काफ़ी पैसे हैं, तब कहेंगे आई हैव इनफ मनी, सही है, वहाँ इनफ एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ, ठीक है। और यदि आप कहते हैं कि मैं काफ़ी स्मार्ट हूँ, तब कहेंगे आई एम स्मार्ट इनफ। आई एम इनफ स्मार्ट नहीं कहेंगे, आई एम स्मार्ट इनफ कहेंगे। पहले एडजेक्टिव को लगाएंगे, इसके बाद इनफ को लगाएंगे। और यहाँ पर भी वही बात है, मैच्योर एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद आप इनफ लगा सकते हैं, तो ये यहाँ लगेगा। और इनफ के बाद आप इन्फिनेटिव लगा सकते हैं। और ये सब के साथ आप इस तरह का केस नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तब होना क्या चाहिए, आई एम मैच्योर इनफ टू टेक माई ओन डिसीजंस। फ्रेंड, आशा करते हैं आप इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। फ्रेंड, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वह है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। आपको एक वर्ड देना है, एक शब्द देना है। शब्द समूह यहाँ पर दिख रहा है, इसके लिए एक शब्द देना है। क्या है, अ लेंथी एंड एग्रेसिव स्पीच, काफ़ी लंबा और काफ़ी जोशीला भाषण, ठीक है। थोड़ा गुस्से के लहजे में दिया गया भाषण या तकरीर को हम लोग एक शब्द में क्या कहेंगे। सबसे पहला वर्ड हम लोग लेकर के चलते हैं प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन इसको कहते हैं पब्लिक डिक्लेरेशन अंग्रेजी में, ठीक है। अंग्रेजी में इसको पब्लिक डिक्लेरेशन कहते हैं। आप इसको हिंदी में कह सकते हैं घोषणा। जैसे कि सरकार ने प्रोक्लेम किया कि अब से 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट्स लीगल टेंडर के रूप में नहीं मान्य होंगे, ठीक है। वो प्रोक्लेमेशन था, वो पब्लिक को दिया जाने, पब्लिक के बीच में दिया जाने वाला वो घोषणा था, ठीक है। तो वो प्रोक्लेमेशन है। और ये प्रोक्लेमेशन इसके साथ कोई मेल नहीं खाता है, इस कारण से पहला ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद आप देख पा रहे हैं क्या, कौन सा वर्ड है, पैनाजिरिक, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन है पैनाजिरिक। पैनाजिरिक हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं स्तुति, ठीक है। स्तुति, स्तुति किसको कहते हैं, यह एक ऐसी रचना होती है जो किसी की प्रशंसा में गाई जाती है, ठीक है। जैसे भगवान की स्तुति, भगवान की प्रशंसा में गाया जाने वाला कविता के फॉर्म में या कोई लेख, उसे ही हम लोग पैनाजिरिक कहते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड को देखिए, इलेजी। आप इंग्लिश लिटरेचर में ज़रूर पढ़े होंगे इलेजी किसको कहते हैं। इलेजी को हम लोग हिंदी में कहते हैं दुखांत कविता, ठीक है। जो किसी के मरने के बाद लिखी जाए, जो मर गया है, चाहे फ्रेंड हो चाहे कोई भी हो, मर गया तो उसकी याद में जो कविता लिखी जाए, उसके दुख में जो कविता लिखी जाए, उस कविता को हम लोग कहते हैं इलेजी। तो ये तो कविता है, इस कारण से ये भी नहीं होगा। बचा है ऑब्वियसली हैरंग, और हैरंग ही सही ऑप्शन होगा। हैरंग को ही कहते हैं लंबी और काफ़ी जोशदार
भाषण, जोशीला भाषण या काफ़ी जो गुस्से के लहजे में जो तकरीर दिया जाए, जो भाषण दिया जाए, उसे ही हम लोग कहते हैं हैरंग। तो फ्रेंड, इस तरह से अब तक हम लोग 80 प्रॉब्लम्स का डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, डिटेल में एनालिसिस कर चुके हैं। आशा करते हैं आपको ये जो सेशन है काफ़ी फ़ायदा पहुंचा रहा होगा। फ्रेंड, हम लोग अगले सेशन में इससे आगे हम लोग क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो सेशन में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।